नंबर 154 का डी ऑप्शन सही है। आरटीएस जिन बच्चों ने दिया था एक करेक्शन है, एआईटीएस में कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है, आरटीएस जिन बच्चों ने दिया था टेस्ट क्वेश्चन नंबर 154 का डी, और एआईटीएस जिन बच्चों ने दिया था कोई करेक्शन नहीं है। चलिए बताइए कितनों के 45 सही हुए। हाँ कितने सही? 44 44 44 ही बोलते हैं ना? कहाँ बोलते हैं? होशंगाबाद साइड बोलते हैं, होशंगाबाद साइड। 44 को बोलते हैं 44। कोई है होशंगाबाद साइड का? होशंगाबाद, सुहागपुर, बाबई बोलते हैं ना? चलो 43 कितने किए हैं भाई? अरे हाँ ना, टेस्ट ही नहीं दिया है। डंडा ले आओ तो जरा, डंडा ले आओ। ओ पीछे से जरा बुलवाओ तो। कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है? हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। एक डंडा यहाँ मैंने रखवाया था, संभाल के रखा है। अबे रख दे, बाद में बड़ी मार मारेंगी सब तुमको। हर जगह नेता नहीं बनते। क्यों नहीं दिया भाई टेस्ट? क्यों नहीं दिया? प्रिपरेशन नहीं थी, तैयारी नहीं थी, टेस्ट नहीं दिया। इसकी भैंस किया, मजे ही मजे। और किसने किसने नहीं दिया? तुम दोनों ने प्लान करके नहीं दिया टेस्ट। एक काम करते हैं, अपन प्लान कर लेते हैं, टेस्ट नहीं देंगे, हमारा नंबर ही नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं दिया? तैयारी नहीं थी। बैरागी जी मूड ऑफ है क्या? टेस्ट दिया ना? नहीं दिया, मूड ऑफ हो गया था। पाप धोने गए थे तभी हल्के फुल्के लग रहे हो आज। हम भी आ रहे हैं घूम घाम के, पता चला ही होगा। नहीं हम पाप धोने नहीं गए थे। नहीं हम पाप धोने नहीं गए थे, हम गए थे कह रहा है पाप करने गए थे। इतनी छूट तुम लोग को मिल कैसे जाती है भाई? इतना बोलने सोचते नहीं हो तुम लोग? मौत से डर नहीं लगता तुम लोग को? चलती फिरती मौत यहाँ खड़ी है, अभी कूद जाएंगे तुम्हारे ऊपर। कौन बोला था पाप करने गए? किसने बोला था? नीली टी शर्ट वाले ने। शाम को मिलो, साथ में पाप करते हैं। चलो भाई तुम लोग। नहीं मैं गया था, मैं बनारस गया, अपने घर भी गया था एक दिन के लिए। शाम को मैं पहुंचा 8:30-9 बजे, और सुबह वहां से वापसी थी मेरी। और फिर एक दिन बनारस था। बनारस में एक मित्र के जो है उसका विवाह का कार्यक्रम था, तो वहां एंजॉय किए। और फिर उसके बाद हाँ एंजॉय किए, और क्या करोगे। फिर उसके बाद जो है, तो मैंने एक फोटो डाली थी, अगर तुम लोगों ने देखी होगी। वो हम 3 दोस्त हैं, और तीनों जो है
कक्षा 2 से कक्षा 11वीं तक हम लोग एक ही साथ रहे, एक ही टिफिन में खाए, एक ही बेंच पे बैठे, एक ही साथ स्कूल जाना, एक ही साथ स्कूल से आना, एक ही साथ जवान होना। हम लोग इकट्ठे बड़े हुए, मैं बड़ा हो गया और वो इकट्ठा हो गए। तो कर्म भी एक साथ किए, कांड भी एक साथ किए, तो वही वाले हैं दोस्त मेरे, है ना। उस दिन भी हम लोग कांड ही कर रहे थे तीनों, अब वो नहीं बताएंगे, हाँ टॉप सीक्रेट है। बाकी मजा बहुत आई यार, देखो ऐसा एक आध छुट्टी जो है अब नीट एग्जाम के बाद में मारूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कि मुझे मिल पाएगी अब, लेकिन मजा बहुत आई। पुराने दोस्तों से मिलो ना, फिर मुफलिसी के दिन याद आते हैं। किसके दिन? मुफलिसी मतलब जो संघर्ष के दिन होते हैं। मुफलिसी मतलब संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। चलो, तो हम लोग पहुंच गए थे, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन हमने देख लिया था, और उसमें रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो गई थी। आगे आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। हेडिंग लिखो, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। मैं सही बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक क्लास यही लगती है। ऐसा लगता है सब ऊर्जा से भरे हुए हैं। हाँ, मुझको सबसे मजा आता, मैं भी। पवन सर से पूछो, तो मुझको सबसे एनर्जेटिक क्लास यही लगती, मजा आती है पढ़ाना अपनी तरफ, क्लास में मजा आनी चाहिए, है ना। तुम लोग को भी तो आता ही होगा। मूड ऑफ है किसी का, बरारी की जूस पियेंगे, मौसमी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका? पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। ध्यान से समझो, किसी भी पॉपुलेशन में या किसी भी इकोसिस्टम में अगर परिस्थितियां अनुकूल होंगी, क्या अनुकूल होगी? परिस्थितियां अनुकूल होगी, स्रोत की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, और भी जो आवश्यक चीजें हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी, किसी शिकारी का दबाव ना हो, शिकारी मतलब किसी भक्षक जीव का दबाव ना हो, तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यानी जनसंख्या वृद्धि कुछ ऐसे घटक हैं जिन पर निर्भर करता है। अगर वातावरण भी अनुकूल हो, बढ़िया मौसम हो, न ज्यादा गर्मी हो रही हो न ज्यादा ठंड हो रही, गोवा टाइप का मौसम हो। गोवा गए हो? प्लान तो बना ही होगा, जा नहीं पाए होगे वो बात अलग है। आर्थिक संकट आ जाता है बीच में, है ना, आर्थिक संकट आ जाता है। तो गोवा में क्या होता है ना, साल भर का मौसम एक जैसा होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 5 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। ठंड में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, गर्मी में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो अगर वातावरण भी अनुकूल हो, स्रोत भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, किसी भक्षक का दबाव ना हो, तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। यानी ये वो घटक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। तो पॉइंट लिखो कि किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में बढ़ी हुई जनसंख्या को, किसी निश्चित समय अंतराल में बढ़ी हुई जनसंख्या को
बढ़ी हुई जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगला पॉइंट, जन जनसंख्या वृद्धि निम्न घटकों पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि निम्न घटकों पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि निम्न घटकों पर निर्भर करती है, जैसे जैसे भोजन की उपलब्धता, जैसे भोजन की उपलब्धता, कॉमा, भक्षक या शिकारी जीवों का दबाव, भक्षक या शिकारी जीवों का दबाव, भक्षक या शिकारी जीवों का दबाव। नंबर 3, वातावरण, वातावरण। ठीक है, अगला पॉइंट, जनसंख्या घनत्व से, जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में आने वाले परिवर्तन से, जनसंख्या घनत्व में आने वाले परिवर्तन से, आने वाले परिवर्तन से ये अंदाजा लग जाता है, आने वाले परिवर्तन से ये अंदाजा लग जाता है, ये अंदाजा लग जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। अगला पॉइंट, किसी भी जनसंख्या घनत्व को, लिखो, किसी भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 घटक पाए जाते हैं। किसी भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 क्रियाएं पाई जाती हैं, प्रभावित करने वाली 4 क्रियाएं पाई जाती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। चार क्रियाएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से है। पहला, नेटेलिटी, पहला नेटेलिटी जिसे जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? बी से। दूसरा, मोर्टेलिटी, पहला है नेटेलिटी जिसे जन्म दर या बर्थ रेट कहा जाता है और इसे व्यक्त किया जाता है कैपिटल बी से। दूसरा है मोर्टेलिटी जिसे डेथ रेट या मृत्यु दर कहते हैं और इसे व्यक्त किया जाता है कैपिटल डी से। तीसरा है इमाइग्रेशन, इसे आई से व्यक्त किया जाता है। और चौथा है इमिग्रेशन जिसे ई से व्यक्त किया जाता है। ध्यान रहेगा। पहले हेडिंग डालो छोटी सी, नेटेलिटी, जन्म दर। लिखो, एक विशेष समय अंतराल में
एक विशेष समय अंतराल में किसी जनसंख्या में, एक विशेष समय अंतराल में किसी जनसंख्या में जन्मे शिशुओं की संख्या, किसी जनसंख्या में जन्मे शिशुओं की संख्या, जनसंख्या में जन्मे शिशुओं की संख्या। दूसरा लिखो, मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर, डी डेथ रेट, मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर, डी डेथ रेट लिखो। एक विशेष समय अंतराल में, एक विशेष समय अंतराल में किसी जनसंख्या में हुई, एक विशेष समय अंतराल में किसी जनसंख्या में हुई मृत्यु, मृत्यु की संख्या, यानी कितने लोग मृत हुए, मृत्यु की संख्या। तीसरा लिखो, आई इमाइग्रेशन, तीसरा लिखेंगे आई इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन क्या हुआ समझो, एक विशेष समय अंतराल में किसी दूसरी जनसंख्या से जो लोग इस जनसंख्या में आते हैं उसे कहते हैं इमाइग्रेशन, और जो इस जनसंख्या से जाते हैं उसे कहा जाता है इमिग्रेशन। एक ट्रिक बताऊंगा याद रखने का, बाद में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो पहले लिखो इमाइग्रेशन आई के बारे में कि एक विशेष समय अंतराल में किसी अन्य जनसंख्या, एक विशेष समय अंतराल में किसी अन्य जनसंख्या से आने वाले, किसी अन्य जनसंख्या से आने वाले लोगों की संख्या, किसी अन्य जनसंख्या से आने वाले लोगों की संख्या। और फिर लिखो ई इमिग्रेशन, फिर लिखो ई इमिग्रेशन कि विशेष समय अंतराल में किसी अन्य जनसंख्या में, विशेष समय अंतराल में किसी अन्य जनसंख्या में, विशेष समय अंतराल में किसी अन्य जनसंख्या में जाने वाले, किसी अन्य जनसंख्या में जाने वाले लोगों की संख्या, किसी अन्य जनसंख्या में जाने वाले लोगों की संख्या। अब समझो, मान लो एक पॉपुलेशन है और एक समय में उस पॉपुलेशन में जितने नवजात शिशुओं ने जन्म लिया, यानी जितने शिशुओं का जन्म हुआ, तो वो क्या बता रहा है, नेटेलिटी बता रहा है, और उससे वो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और उसी जनसंख्या में कुछ लोगों की मृत्यु हुई तो डेथ की वजह से जनसंख्या कम होगी। आई बात समझ में? तो नेटेलिटी यानी बर्थ रेट की वजह से जनसंख्या बढ़ती है और मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट की वजह से जनसंख्या कम होती। अब यही दो घटक और आ गए। एक घटक आ गया कौन, आई, और एक घटक आ गया कौन, ई। आई में क्या हुआ, किसी दूसरी जनसंख्या से जो लोग आए तो उन्होंने भी जनसंख्या को बढ़ाया, और इस जनसंख्या से किसी अन्य जनसंख्या में गए तो उन्होंने इस जनसंख्या को कम किया। अब अभी तो ठीक है, सब बढ़िया दिख रहा है, पॉपुलेशन यहाँ है, इधर बर्थ रेट दिख रहा है, इधर डेथ रेट दिख रहा है, इधर आई दिख रहा है, इधर ई दिख रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। जब एग्जाम में आता है
तो लगता है यार जो आए थे वो ई थे और जो गए थे वो आई थे। तो याद कैसे रखोगे? एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ। ये शहर कौन सा है? अपना शहर भोपाल। अब उस बच्चे की बुआ इंदौर रहती। कहाँ रहती? तो इंदौर से बुआ आई। आई, इंदौर से बुआ आई। आई मतलब दूसरी जनसंख्या से इस जनसंख्या में पलायन हुआ और मिलकर चली गई ई। मिलकर चली गई। तो यहां पर हम लिखेंगे कि बुआ आई और इधर लिखेंगे बुआ गई। ठीक है? आई का मतलब आई, आई। गई का मतलब ई, ई। याद रहेगा बेटा? आखिरी समय में यही याद आएगा, नहीं तो अजमंगल भवन बाकी तो सब है ही। तो जो दूसरी जनसंख्या से आ रहा है आई, मिलकर चली गई। अब कंफ्यूजन होगा? ये जरूर लिखना, बुआ आई बुआ गई, तभी याद रहेगा। मौसी को भी याद कर सकते हो। ठीक है? तो ये लिख लो और फिर आगे पॉइंट बनाते हैं। अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, अब सब जरूर याद रहेगा। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई लिखते हैं। बी और आई लिखो। बी और आई जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बी और आई जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बी और आई जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं तथा डी और ई डी और ई जनसंख्या घनत्व को घटाने का कार्य करते हैं। डी और ई जनसंख्या घनत्व को घटाने का कार्य करते हैं। डी और ई जनसंख्या घनत्व को घटाने का कार्य करते हैं। कौन बढ़ाता है? बी और आई। कौन घटाता है? ठीक है? और लिखो कि इनमें आने वाले अंतर से, अगला पॉइंट, इनमें आने वाले अंतर से जनसंख्या वृद्धि निर्धारित होती है।
इनमें आने वाले अंतर से जनसंख्या वृद्धि निर्धारित होती है। जनसंख्या वृद्धि निर्धारित होती है जो निम्न प्रकार से, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित होती है जो निम्न प्रकार से, जो निम्न प्रकार से है। एक फॉर्मूला लिखेंगे, एन टी प्लस 1 बराबर एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, लिख लो। एन टी प्लस 1 बराबर एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है समझो। यहां पे एन टी क्या दिया हुआ है, पुरानी जनसंख्या। एन टी प्लस 1 क्या है, प्लस 1 यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद की जनसंख्या। ये प्लस 1 एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो टी एन टी हो गया पुरानी जनसंख्या, प्लस 1 वो निश्चित समय काल जिसके बाद की जनसंख्या। तो टी प्लस 1 हो गया निश्चित समय अंतराल के बाद की जनसंख्या। बी प्लस आई यानी जन्म दर और इमाइग्रेशन, प्लस डी प्लस ई यानी मृत्यु दर और इमिग्रेशन। अब ये इतना जो भाग है, ये जो भाग है, केवल इतना भाग, ये बताता है जनसंख्या में आने वाला बदलाव। क्या बताता है, जनसंख्या में आने वाला बदलाव। ये क्या बताता, अब पूरा क्या बताता है, निश्चित समय अंतराल में बढ़ी हुई यानी निश्चित समय अंतराल के बाद पाई गई जनसंख्या। इतना भाग क्या बताता है, जनसंख्या में आने वाला बदलाव। जनसंख्या में आने वाला बदलाव। एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन इसी पे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आएगा तो हम कर पाए। 2019 में आया था इस पर एक क्वेश्चन। लिखो कि किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या, किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 2 मिलियन पाई गई। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 2 मिलियन पाई गई, 2 मिलियन पाई गई। अगला पॉइंट, एक वर्ष में पाई गई, एक वर्ष में 30,000, एक वर्ष में 30,000 शिशुओं का जन्म हुआ। 30,000 शिशुओं का जन्म हुआ तथा इससे दुगनी संख्या में लोग,
बाहर से पलायन करके आए। इससे दुगनी संख्या में लोग बाहर से पलायन करके आए। बाहर से पलायन करके आए। देखो, लगभग 5,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 5,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और इससे दुगनी संख्या में लोग अन्य शहरों में चले गए। इससे दुगनी संख्या में लोग अन्य शहरों में चले गए। तो इस एक वर्ष में जनसंख्या में आने वाला बदलाव, और नई जनसंख्या क्या होगी। तो इस एक वर्ष में जनसंख्या में आने वाला बदलाव और नई जनसंख्या क्या होगी। जनसंख्या में आने वाला बदलाव और नई जनसंख्या क्या होगी। चलिए भाई, आंसर है बदलाव आया कितना, 75,000, और जनसंख्या कितनी हो गई, नई जनसंख्या। नई जनसंख्या क्या हो गई, 20,75,000। ये बताओ, क्वेश्चन में एनटी क्या दिया है, एनटी दिया है 2 मिलियन। 2 मिलियन यानी 20 लाख, तो यही तो आएगा ना 20 लाख, और ये बदला हो गया 75,000, तो नई जनसंख्या क्या हो गई, 20,75,000। बहुत खराब जोड़ घटाना है तुम लोग का ना। आया नहीं आया, कुछ नहीं आया। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। बोलो सर हम पढ़े हैं लिखे नहीं है, ऐसा है ना? ध्यान से सुनो। सील लोढ़ा जानते हो ना। अरे भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा घुटने पे जोर दो। एनटी दिया है कितना, 20 लाख। बर्थ रेट कितना दिया है, 30,000। बर्थ रेट दिया है 30,000, और इससे दुगने लोग बाहर से आए, यानी आई हो गया 60,000। क्या हो गया, हाँ, डी दिया है 5,000, और इससे दुगने बाहर चले गए, ई बराबर 10,000। अब इसको जोड़ोगे 90, इसको जोड़ोगे 15, तो ये 90 और 15, तो 90 माइनस 15 आ गया 75,000। पुरानी जनसंख्या कितनी, तो NT प्लस 1 कितना आ जाएगा, 20 लाख प्लस 75,000, यानी हाँ, लड़ लो बेटा, एकदम तहस नहस कर दो, एक दूसरे को नष्ट नाबूद कर दो, जिंदा मत छोड़ना। कौन था ये,
20,75,000 यही आया। लिखो पॉइंट बना के, 2 महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना है कि किसी सामान्य अवस्था में, किसी सामान्य अवस्था में जनसंख्या मुख्यतः या जनसंख्या घनत्व, किसी सामान्य अवस्था में जनसंख्या घनत्व मुख्यतः, किसी सामान्य अवस्था में जनसंख्या घनत्व मुख्यतः बी और आई से प्रभावित हो, सॉरी, जनसंख्या घनत्व मुख्यतः बी और डी से, जनसंख्या घनत्व मुख्यतः बी और डी से प्रभावित होता है, बी और डी से प्रभावित होता है। जैसे कोई पुरानी जनसंख्या, जैसे कोई पुरानी जनसंख्या। अगला पॉइंट, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में या नई जनसंख्या में, कुछ विशेष परिस्थितियों में या नई जनसंख्या में आई और ई द्वारा, आई और ई द्वारा, आई और ई द्वारा जनसंख्या घनत्व, आई और ई द्वारा जनसंख्या घनत्व निर्धारित होता है, आई और ई द्वारा जनसंख्या घनत्व निर्धारित होता है। अब विशेष परिस्थितियां कैसे हो गई? मान लो जैसे तुम्हारे गांव की बात करें, गांव में अब वहां मान लो पलायन नहीं हो रहा। पलायन पूरे भारत में हर जगह की समस्या नहीं है, कुछ ही ऐसे प्रदेश हैं जहां पर पलायन सबसे ज्यादा होता है। पलायन मतलब माइग्रेशन, यूपी बिहार उसमें प्रमुख है। हाँ, जो है सो है। हम भी क्यों आए? अगर हम यूपी से आए तो क्यों आए? माइग्रेशन, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे काम के लिए हो, या अच्छा जीवन जीने के लिए हो। तो क्या वहां वाले लोग अच्छा जीवन नहीं जीते? नहीं जीते, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वहां से पलायन अधिक होता है। अब हमारा पलायन हुआ पढ़ाई के कारण और हरकतों के कारण। तो जैसे अब यहां पर मध्य प्रदेश में सामान्यतः पलायन कम होता है, बहुत कम है। कि सामान्यतः ऐसा देखा गया कि पढ़ने के लिए आए, पढ़े और फिर अपने वापस यथास्थान पे। हमारे उधर ऐसा बहुत कम होता है। हमारे यहाँ जो गया वो अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, भोपाल गया, दिल्ली गया, वो फिर लौटता तब है जब वो रिटायर हो जाता है, या नहीं लौटता। हर तरह की बातें हैं, जिसकी जैसी इच्छा। तो अब जैसे मान लो अपने ही शहर की बात कर लें। क्या जो इस समय इस शहर की वर्तमान जनसंख्या है, क्या 10-20 साल पहले यही जनसंख्या रही होगी?
कम रही होगी। जनसंख्या में जो बड़ी वृद्धि हुई है वो क्या केवल इसकी वजह से वृद्धि हुई है? नहीं, ये भी एक, कहा गया ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भाई किसी किसान से यहां खेत खरीदा, वहां कॉलोनी बना दी, आज उस कॉलोनी में 1000 फ्लैट है, 1000 परिवार रह रहे हैं, एक परिवार में मान लो 4 लोग, 4000 लोग रह रहे हैं। क्या वो वहीं पैदा हुए हैं? कहां से आए? बाहर से। तो यानी कोई नई जनसंख्या यदि विकसित हो रही है, कोई नई पॉपुलेशन की बसाहट हो रही है, कहीं लोग बस रहे हैं, तो वो मुख्यतः कारण क्या है? आई। कहीं और से आए हैं ना, वहीं तो पैदा नहीं हुए। काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में कहीं और, किसी और शहर से आए। या आपने सुना होगा कि कुछ देशों में युद्ध चल रहा है, जैसे कि एक यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, मालूम है कि नहीं? तो लगभग 70-80% जो यूक्रेन की जनसंख्या है वो देश छोड़ के चली गई है। कहां चली गई है? अगल बगल के देशों में उन्होंने आश्रय लिया है, रिफ्यूजी। कोई पोलैंड गया, कोई इधर गया, कोई दाहिने बाएं, जिधर जिसको जहां जगह मिली वो चला गया। तो क्या ये सामान्य स्थिति है? किसी देश में युद्ध होना क्या सामान्य स्थिति है? नहीं है। तो यानी सामान्य स्थिति में कौन प्रभावित कर रहा है? बी और डी। और असामान्य स्थिति में कौन प्रभावित कर रहा है? आई और ई। युद्ध असामान्य स्थिति है कि नहीं? कोरोना में लोग दिल्ली बंबई से लोग गांव जा रहे थे, सुना था ना, अखबार में आ रहा था, लोग पैदल चल दिए हैं। तो क्या वो सामान्य स्थिति थी? लोग विदेशों से घर आ गए, बताओ। कोई कहीं नौकरी कर रहा था, वहां कोरोना, वो घर आ गया, पैनिक। हाँ बैरागी जी, तुम कहां थे? झूठ। तो घर लोग चले गए, तो क्या वो सामान्य स्थिति थी? नहीं, पलायन हो रहा था। तो असामान्य स्थिति में यदि जनसंख्या में तेजी से बदलाव आ रहा है तो उसका कारण क्या है? आई और ई। सामान्य स्थिति में बी और डी। लिख लिया ये पॉइंट लिख लिया ना? अगली हेडिंग डालो, जनसंख्या वृद्धि मॉडल। अगली हेडिंग, जनसंख्या वृद्धि मॉडल। बातें नहीं, जनसंख्या वृद्धि मॉडल यानी जनसंख्या किस प्रकार से वृद्धि करती है, जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसको समझाने के लिए दो प्रकार के प्रारूप बताए गए हैं, दो प्रकार के मॉडल बताए गए हैं। एक जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक जिसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो लिखो कि जनसंख्या वृद्धि को समझाने के लिए दो प्रकार के मॉडल, जनसंख्या वृद्धि को समझाने के लिए दो प्रकार के मॉडल, समझाने के लिए दो प्रकार के मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। दो प्रकार के मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। पहला लिखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है
लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों का नाम लिख लिया। अब पहले देखेंगे किसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को। ध्यान से सुनो, यदि किसी जनसंख्या के पास असीमित स्रोत हो, कैसे स्रोत हो, असीमित यानी स्रोत की कोई सीमा ना हो, तो वो जनसंख्या मजे में रहेगी। न खाने की कमी, न पहनने की कमी, न रहने की कमी, न एमबीबीएस में सीट की कमी, न नीट में मारा मारी, यानी स्रोत की कोई कमी नहीं। तो अगर किसी जनसंख्या में स्रोत की कोई कमी नहीं है तो वो जनसंख्या अपनी पूर्ण क्षमता पर जनन करती है और उसकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि पाई जाती है, और वो वृद्धि समय के अनुसार पहले धीमे होती है और फिर तेज हो जाती है। तो पहले जैसे जैसे समय बीतेगा जनसंख्या वृद्धि धीरे होगी, और जैसे जैसे समय बीतेगा जनसंख्या वृद्धि तेज हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है ये किस रूप में है, e टू द पावर x के रूप में। किस रूप में है, e टू द पावर x के रूप में। समय के अनुसार पहले जो समय था उसमें वृद्धि कम हुई, बाद में जो समय रहा कम समय में ज्यादा वृद्धि। तो ये वृद्धि क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये देखने में कैसा दिख रहा है, जे आकार दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ऐसा जे आकार दिख रहा है। तो इसको और क्या कहा जाता है, जे शेप ग्रोथ मॉडल। और क्या कहा जाता है इसे, जे शेप ग्रोथ मॉडल। जे नहीं दिख रहा है इसको क्या, अरे बेटा पहले सुन लो, लिखना बाद में, समझने वाली बात है। इसको क्या कहा जाता है, जे शेप ग्रोथ मॉडल। अब इसका हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है dn/dt इज इक्वल टू rn। क्या फॉर्मूला मिलता है, dn/dt यानी एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय अंतराल में कितनी वृद्धि हुई, उसके लिए एक फॉर्मूला है dn/dt इज इक्वल टू rn। यहां पर r क्या है भाई, r महत्वपूर्ण है, समझो। यहां पे पहले जनसंख्या वृद्धि, जैसे एक अनुपात देख लो, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या वृद्धि कम थी, और उसी निश्चित अंतराल में अगर देख लो तो जनसंख्या वृद्धि ज्यादा मिल रही है। जितने टाइम में पहले कम वृद्धि थी उतने ही टाइम में अब वृद्धि क्या है, ज्यादा। इस तरह की वृद्धि को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस तरह की वृद्धि को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और उसके लिए फॉर्मूला मिलता है dn/dt इज इक्वल टू rn। r इसमें महत्वपूर्ण है। dn/dt तो समझ में आ गया कि एक निश्चित समय अंतराल में जितनी जनसंख्या बढ़ी है, ये क्या है, ये dn है, और ये क्या है, ये dt है। तो dn/dt का अगर रेट निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, rn। अब r क्या है, r एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियतांक है। इसको बोलते हैं, लिखेगा कोई नहीं अभी,
इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ध्यान से सुनो, डार्विन का नियम पढ़ा है? डार्विन का नियम पढ़ा है ना? ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डार्विन ने जिस फिटनेस की बात की थी, ये वही फिटनेस है। जिसकी फिटनेस ज्यादा, उसके जीवित बचे रहने की संभावना ज्यादा। उसी फिटनेस को कहा जा रहा है आर वैल्यू। जिसकी फिटनेस ज्यादा, उसकी आर वैल्यू ज्यादा, और उसके जीवित बचे रहने की संभावना ज्यादा। मान लो कोई प्रजाति है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऊंट। ऊंट देखा है ना? ऊंट कहां पाया जाता है? रेगिस्तान में, मरुस्थलीय आवास में रहता है, जहां पानी की कमी है, जहां पानी के लिए दूर दूर यात्रा करनी पड़ती। अब हम ऊंट को ले आके घने जंगल में छोड़ दें, ऊंट को ले आके हम घने जंगल में छोड़ दें, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में छोड़ दें, घने जंगल, दम जोरदार बारिश हो रही है, क्या वो ऊंट वहां जीवित रह पाएगा? जहां खूब पानी है, खूब हरियाली है, घने जंगल है, उसको बेचारे चलने फिरने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। कहीं चलेगा गर्दन फंस जाएगी। भले ही वो परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन उसके लिए वो अनुकूल नहीं है। उसकी फिटनेस कहां के लिए है? मरुस्थलीय, रेगिस्तान के लिए। आई बात सुनने? अगर हम उसको हम आवास बदल दें, तो क्या उसकी फिटनेस बदल जाएगी? अरे बदलेगी कि नहीं? ऊंट को समुंदर का जहाज क्यों नहीं कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि समुंदर में नहीं चल पाएगा वो। तुम लोग को मालूम है, एक ऊंट की प्रजाति है जो तैरती है पानी में। एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया था, कौन से प्रकार का ऊंट? यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, कौन से प्रकार का ऊंट पानी में तैर सकता है? सोचो, कौन से प्रकार? ऊंट का भी प्रकार होता है, और वो पानी में तैर रहा है। वो बना ऐसे जगह के लिए जहां पानी की कमी है, और वो पानी में तैर रहा है। उसको पानी मिल कहां रहा है? सोचने वाली बात है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ऊंट है, अनुकूलित है मरुस्थलीय आवास के लिए, उसको अगर ले जाके हम घने जंगल में छोड़ दें, तो वहां वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां की परिस्थितियां ऊंट के लिए अनुकूल नहीं है। तो क्या वहां पहुंचने पर उसकी आर वैल्यू बदल जाएगी? उसकी फिटनेस बदल जाएगी? तुम लोग कहां रहते हो? जंगल में। तुम लोग रहते हो मध्य क्षेत्र में, जो भारत का जो मध्य क्षेत्र है, जिसको मध्य प्रदेश कहा जाता है। तुम लोग रहते हो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहीं रेगिस्तान है क्या? नहीं है। यहां की भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेगा, पठार मिलेगा, खेत मिलेगा, नदियां मिलेंगी, जंगल मिलेगा, लेकिन रेगिस्तान नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहां से उठा के कहां रख दो? रेगिस्तान के एकदम बाड़मेर, जैसलमेर में रख दो तुमको, और कुछ बताओ मत, ऐसे अकेले छोड़ दो, क्या वहां तुम जीवित बच पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम वहां के अनुसार, तुम्हें वहां जीवित बचे रहने के लिए क्या करना है वो तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन वहां के लोग जो रह रहे हैं पीढ़ियों से, उनको तो मालूम है ना कि ऐसे जटिल वातावरण में कैसे जीवित रहना है। पता चला तुम कोई पौधा दिखा, तुम खा लिए, पता चला जहरीला था, मालूम ही नहीं वहां के बारे में तुमको।
तुमको अपने यहाँ के बारे में मालूम है, तो यहां पर तुम्हारे जीवित बचे रहने की संभावना अधिक है, यानी यहां पर तुम्हारी क्या ज्यादा है, आर वैल्यू ज्यादा। अब आगे इस बात समझ में, तो कोई प्रजाति जिस आवास में रह रही है उसकी एक निश्चित आर वैल्यू है, उसका आवास बदलेगा आर वैल्यू बदल जाएगी, परिस्थितियां बदलेंगी आर वैल्यू बदल जाएगी, कोई प्रतिद्वंदी आ गया वहां पे, प्रतिस्पर्धा आ गई तो भी आर वैल्यू बदल। आगे बात समझ में, तो जिसकी आर वैल्यू ज्यादा उसके जीवित बचे रहने की संभावना ज्यादा, जिसकी आर वैल्यू कम उसके जीवित बचे रहने की संभावना कम। सही बात है ना? तो ये आर वैल्यू क्या है, रेट ऑफ सर्वाइवल। आर वैल्यू क्या है, रेट ऑफ सर्वाइवल। तो इसी को हम और क्या बोलते हैं, और डार्विनियन फिटनेस। क्या बोलते हैं, डार्विनियन फिटनेस और रेट ऑफ सर्वाइवल। डार्विनियन फिटनेस या रेट ऑफ सर्वाइवल। आई बात समझ में? अब ऐसी वृद्धि कहां पाई जाती है, तो ये वृद्धि मिलती है सूक्ष्म जीवों में। किसमें मिलती है, सूक्ष्म जीवों में। और जिन प्रजातियों में ये वृद्धि पाई जाती है उनको बोलते हैं जे शेप प्रजाति, यानी जे आकार की प्रजाति। क्यों, उनमें जे आकार का वृद्धि चाप मिलता है और इसलिए उन्हें कहा जाता है जे आकार की प्रजाति। सूक्ष्म जीवों में आप देखो, रोड के किनारे कोई जीव अगर मृत पड़ा है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है कहीं रोड के किनारे, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे दिन देखोगे उसमें खूब सारे कीड़े मकोड़े मैगट्स वगैरह विकसित होने लगेंगे। तो जो भोजन है वहां पर, जो मृत जीव का जो शरीर है, उसके भोजन को वो क्या मान लेंगे, असीमित स्रोत, और जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। और जहां भोजन खत्म हुआ, जनसंख्या तेजी से, तो इनकी जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ती है, स्रोत खत्म होने के बाद उसी स्पीड से कम भी हो जाती है। स्रोत क्यों खत्म होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि सर असीमित स्रोत है। असीमित स्रोत होता नहीं है, असीमित स्रोत मान लिया जाता है। जैसे मान लो तुमको घर वालों ने महीने का खर्चा भेजा, महीने का कुछ खर्च भेजते हैं घर वाले, कितना भेजते हैं बताओ भाई, तुमको कितना आता है महीने का खर्च तुम्हारा, रहने खाने का सब कुछ मिला के कितना आता है, 6,000 है। उसमें दोनों लोग रहते हो अलग अलग रहे, एक साथ आता है, दोनों रह लेते उसमें, रहना खाना और अय्यासी, उसका बजट अलग से आता है। अरे भाई रूम रेंट कितना है, 2700 रूम रेंट हो गया, और खाने वाने का सब उसी में, खाना घर तो अलग आ रहा है ना वो। ओवरऑल अगर उस वैल्यूएशन देखो तो एक व्यक्ति पे औसतन, तुम लोग को कितना आता है, लड़कियों को थोड़ा ज्यादा आता होगा मुझे मालूम है, ओ कितना आता है घर से, ईमानदारी से बता, सोच समझ के नहीं। हॉस्टल में रहती, रूम लेके रहती, रूम लेके, तो रूम रेंट कितना, 2700। क्या यूनिवर्सल चल रहा है, रूम रेंट 2700। अच्छा अकेले रहते हो कि और भी दीदी अकेली रहती है, हाँ ठीक है। और खाने पीने का घर से आता है खाना, हाँ कितना आता है, पूछ रहे हैं महीने का तुम्हारा खर्चा कितना लगता है, 2000 में हो जाता है बे। तुम लोग, हम कुछ खाते ही नहीं सर, हवा पी के रहते हैं। कितना, 3000 हो जाता है, तो 3000 3000 6000 हो गया। तुम्हारे कितना आता है बेटा, 5000 आता है। अच्छा हाँ, मतलब एक औसत, जब हम पढ़ते थे
2007 में तो हमको भी 5 ही हजार आता था। 2007 में हमको भी कितना आता था? 5 हजार। जब हम, और उस 5 हजार रुपए में, नहीं नहीं, 5 हजार तो तब आया जब कॉलेज में आ गए थे। 4 हजार आता था। 4 हजार रुपए में 2800 हमारा हॉस्टल का लगता था, रहने खाने का। बचे 1200 रुपए। 1200 में तुम किताब भी ले लो, कॉपी भी ले लो, पेंसिल भी ले लो, पेन भी ले लो, ऐश भी कर लो। 1200 रुपए मिलते थे। तो 4 हजार। फिर जब कॉलेज में पहुंच गए तो इंक्रीमेंट हो गया था, फिर 5 हजार आने लगा था। वो भी 2 साल तक आया, फिर वो भी बंद हो गया। बोले अब तुम बड़े हो गए, अपना देख लो। हमने कुछ ज्यादा ही देख लिया। तो क्या? अब नहीं जोड़ते, हम गिनते ही नहीं ना। अब कितना आ रहा है? बस दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी दिख रही है। अरे आर्थिक स्थिति घर की थोड़ी ठीक थी उस समय। उस समय तो गड़बड़ थी यार आर्थिक स्थिति। 2010-11 में बहुत खराब आर्थिक स्थिति थी घर की। पता नहीं क्या था, पिताजी जो भी था। तो एक बार हमको जरूरत था भाई, घर पे पास में कुछ पैसे ही नहीं, रहने का देना, खाने का देना। पिताजी से हमने बोला, हमने कहा पैसे दो कुछ। बोले अब तुम देख लो अपना। हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। एक ही चीज तो था अपने पास, ज्ञान। दिमाग नहीं, ज्ञान, नॉलेज। तो हमने कहा जब नॉलेज है तो उसी को यूज करो। पहले महीने 300 रुपया मिला था। कितना मिला था? 300 रुपया। ऐसा लग रहा था कि लाखों कमा लिए। तो वो 300 तो मेरे ख्याल से थर्ड ईयर में थे हम। थर्ड ईयर में कॉलेज में थे। एक बच्चा वही पड़ोस का था, वो आता था होम ट्यूशन पढ़ने। वो भी फेलियर था एकदम। जो 6 महीने वाला एग्जाम होता है ना, हाफ ईयरली, मैथ में 2 नंबर आए थे उसके। 7वीं 8वीं क्लास में था। तो उसके घर वाले बोले कि भैया आप पढ़े लिखे दिखते हो। हमने कहा हाँ, पढ़े लिखे हैं। बोले इसको थोड़ा पढ़ा दो। हमने कहा पढ़ा देते हैं, भेजो शाम को। 7वीं में था, उसको ऐसा मैथ पढ़ा है, फाइनल एग्जाम में 92 नंबर आए उसके, 2 नंबर से 92। फिर उसके घर वाले बोले भैया अब आप इसको, अब आप ही इसको पढ़ाओगे। हमने कहा अब मैं इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा अब मैं बड़ा टीचर हो गया। जब ये गधे को मैं 2 नंबर से 92 पहुंचा सकता हूं, तो अगर मुझको ठीक ठाक मिल जाए कोई पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला तो है ही, तो उसको मैं कहां से कहां पहुंचा सकता हूं। तो मैंने उसको पढ़ाना छोड़ दिया। फिर बात है 2010 की, और यहीं एमपी नगर में उस समय एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वहां पर हम शाम को पढ़ाते थे। 5 हजार रुपये मिलता था महीना। 2 घंटे के लिए जाते थे, बढ़िया अपना खर्चा चल रहा है। 4 बजे तक कॉलेज होता था, 4 बजे के बाद आ जाते थे, 2 घंटे पढ़ाते थे, 5 हजार रुपया मिलता था। अपने लिए 5 हजार उस समय, अरे अय्यासी हो रही थी भाई 5 हजार में। 1 साल और बीता, अपन आ गए 4th ईयर में। 4th ईयर तक आते आते ऐसा लगा यार मजा नहीं आ रहा है, अपना इंस्टीट्यूट डालते हैं। 4th ईयर तक आते आते अपना इंस्टीट्यूट डाल दिए। 4th ईयर में 1 साल पहले महीने का कितना मिल रहा था?
5,000 रुपए। अगले साल साल का टर्नओवर 38 लाख रुपए। सोचो, 22 साल की उम्र, 22 इयर्स की एज थी। बढ़िया पैसा आने लगा यार, मजा आने लगा। शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फाइनल ईयर तक आए, 2 इंस्टीट्यूट हो गए, बढ़िया सब चलने लगा। 1.25 करोड़ का टर्नओवर। समझ में, अरे ये क्या हो रहा है। उस समय दिमाग उमाग काम करना बंद कर देता है। 2013 14 तक चला ये। 14 में अपनी जो टीम थी, अपने साथ जो लोग पढ़ा रहे थे, थोड़ा ऐसा अनबन होता है ना कि किसी की इच्छाएं ज्यादा हो, उम्मीद किसी की ज्यादा हो और अपन उम्मीद न पूरी कर पाए, तो ठीक है, वो टीम टूट गई। हमने इंस्टीट्यूट बंद किया, चले गए कोटा। अपना क्या, अपने को क्या चाहिए, पेन चाहिए, बोर्ड चाहिए, कहीं हो बोर्ड घिसने लगेंगे। अपन चले गए कोटा। उस समय वहां एक इंस्टीट्यूट था, अभी भी है उस समय, लेकिन अच्छी कंडीशन में था। करियर पॉइंट नाम सुना होगा, सुना है नहीं सुना? आजकल कोटा वाले भैया सुना है? हाँ, तो मैं वहां एचओडी था जूलॉजी का 2015-16, नहीं 15-16 में। 17 में मैं चला गया बंसल। सुना भैया? बगल में है वैसे। कौन सा स्टेशन है? ढकनिया तालाब। हाँ, तो चले गए वहां। बढ़िया पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है, ये भर भर के आ रहा था। गिनना तौल के लेते थे हम, तौलो इसको, कितना है, 1 किलो है, ठीक है ले लो। फिर पैसे कमाने होता तो वहीं रहते। हाँ, फिर हमने कहा नहीं, फिर वापस आ जाते हैं यार, भोपाल ज्यादा अच्छा शहर है अपना। फिर घर वाले, परिवार वाले सब यहीं, हम फिर वापस आ गए। दाल रोटी चल रही। और आ गए हम। अब वही बात है कि उस समय जब जब हम एचओडी थे, उस समय जो लोगों को हमने, क्या है, जो एचओडी रहता है तो उसके अंदर में 40-50 टीचर रहते हैं, ट्रेनी टीचर, ट्रेनी आते हैं ना नए, वही सब ट्रेनी आजकल इधर उधर हैं। एलन ओलन सुना है ना नाम तुम लोगों ने? हाँ हाँ, वही सब हैं जो यहाँ पे ट्रेनी हैं। उस समय थे, कुछ यहाँ हैं, कहीं हैं, सब मिलते हैं, बातचीत होती रहती। फिर आ गए भोपाल। 18, 19, 20 हम कहीं और थे। 18, 19, 20 3 साल जो है हम एक दूसरे इंस्टीट्यूट में थे, नाम हम लेना उचित नहीं समझते। डीएस नाम सुना है ना? हाँ, 18, 19, 20 हम वहीं थे। फिर कोरोना लगने से, नहीं, कोरोना 2020 में लगा, हमारा मन नहीं लगा। फिर हम आ गए यहाँ, बेहतरीन टीम मिली। मेरा जो अनुभव 10-15 साल का, जो भी छोटा अनुभव, बॉन्ड की जो टीम मिली, एक सोच वाले लोग, एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करने वाले लोग, और केवल बच्चों का भला चाहने वाले लोग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो टीम है बॉन्ड में, जो तुम लोग को पढ़ाती है टीम, ये टीम ऐसा नहीं है कि ये पैसे कमा के झोले भर के यहाँ से जा रहे, अपना महल बना रहे हैं। किसी का महल वहल नहीं है। किसी का महल वहल नहीं है, कोई महल खड़ा नहीं कर रहा है। बस एक उद्देश्य है हमारा, सही बता रहे हैं, हमको पढ़ाने का, हम लोगों का पढ़ाने का बस एक उद्देश्य है, वो मैं आप लोगों को पहले भी बताया है, आज भी बता दूं। इस समाज में ना एक वर्ग ऐसा है जिसको सारी सुविधाएं मिली, सारी सुविधाएं,
और एक वर्ग ऐसा है जिसको सुविधाओं में कमी रही। हमारा उद्देश्य बस ये है कि ऐसे बच्चे, उनके साथ सबने जाति करी, सरकार ने, उनकी शिक्षा व्यवस्था ने, हर चीज भगवान ने भी करी, ऊपर वाले ने भी किया, संसाधन नहीं देना। भाई एक एग्जाम है नीट, उस एग्जाम का लेवल ऐसा है कि दिल्ली का एक टॉप क्लास स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी उस एग्जाम के लिए कॉम्पीट कर रहा है, और उमरिया शहडोल के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी उसी एग्जाम के लिए कॉम्पीट कर रहा है, जिसको आज तक टीचर नहीं मिला, जिसको आज तक टीचर नहीं मिला। तो ये चमत्कार ही है कि ऐसा बच्चा अगर पिछले साल यहां बैठा था और इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ पढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए रनिंग फ्यूल है। तुम सोचोगे ना कितनी बड़ी असमानता है, तुम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी असमानता है, और इस असमानता के अंतर को खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है। और यही कारण है हम लोग का मेरे और भी कई काम धाम चलते हैं, ये नहीं बताऊंगा क्या क्या चलता है। हाँ मतलब खेती वेती है, ठीक ठाक है, नहीं कुछ करेंगे तो भी जीवन बढ़िया कटेगा। हाँ छापा पड़ने लायक स्थिति तो हर समय रहती है, भट्टे भट्टे नहीं चलते। हाँ ईंट वाले नहीं, नहीं हो सकता। अपना बहुत हॉस्पिटल है, अपना एक हॉस्पिटल है, सेवा में ही लगा है पूरा परिवार। पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो सेवा में लगे थे, माताजी भी टीचर रही हैं तो वो भी बच्चों को पढ़ाने में लगी रही, बड़े भाई डॉक्टर हैं, हम भी पढ़ा ही रहे हैं, दाल रोटी चल रहा है, और भी लोग हैं घर परिवार में वो भी सरकारी सेवा में ही लगे हुए हैं। बाकी तुम समझदार हो ही, तो कुछ नहीं। हमारा रनिंग फ्यूल बस ये है कि तुम पहुंच जाओ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और पहुंचोगे, तुमको देखकर हमारा मनोबल बढ़ता है, और वो मनोबल फिर हमारा अगले साल के बच्चों पे खर्च होता है। पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया था वो पहुंचे, उनको देखकर हमारा मनोबल बढ़ा, वो मनोबल, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर खर्च होता है, तुम आगे बढ़ोगे, फिर हमारा मनोबल, फिर बैटरी हमारी रिचार्ज हो जाएगी, जो अगले साल के बच्चों पे ऊर्जा लगेगी, और कुछ नहीं। आई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बोला, अच्छा सुन लो, ये बना लेना, सुन लो। रिसोर्स कभी भी स्रोत असीमित नहीं होता, उसे असीमित मान लिया जाता है। घर से पैसे भेजे तुमको एक सीमित, तो तुमने उसको मान लिया असीमित। तुम दूसरे का मोबाइल रिचार्ज करा रहे, लेके चॉकलेट डे से लेके, रोज डे से लेके, टेडी डे से लेके सब मन रहा है, पिक्चर भी देखने जा रहे हैं लोग, है ना, ज्योति टॉकी चौराहे पे हाथ में हाथ, और पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है और उसमें कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड होता है। तो स्रोत असीमित होते नहीं हैं, स्रोत को असीमित मान लिया जाता है, और जब स्रोत को असीमित मान लिया जाएगा तो कौन सा ग्रोथ मॉडल मिलेगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। बना लो, फिर लिखेंगे इसको कल।